अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का सीएमए पार्ट 1 का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी आपको पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो कल हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस था। नर्सिंग प्रोसेस में इसके कुछ 5 स्टेप्स थे। उन स्टेप्स को हमने जो है वो देखा था कि उनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, उन स्टेप्स के पर्पस क्या है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, सॉरी लेक्चर जो है वो एक सिनेरियो बेस्ड लेक्चर है, यानी कि कॉमन सिम्टम्स और डिसीज के बारे में हमने देखना है कि एक पेशेंट हमारे पास अगर आ गया है और वो इस कॉम्प्लिकेशन के साथ आया है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि उस बंदे को ये बीमारी है या इस बीमारी की वजह से उसकी जो है वो ये हालत है। तो आज हमने जो है ना वो कुछ सैंपल्स देखने हैं नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन के, यानी कुछ सैंपल्स हमारे पास है कि हमने किस तरह से जो है वो डायग्नोस करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को हमने किस तरह से डायग्नोस करना है और इसकी क्या इंटरवेंशन है और किस किस वजह से ये चेस्ट पेन हो सकती है, वो हमने देखना है। उसके बाद जो है हमारे पास है इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, यानी सांस लेने का हमारा जो अमल है वो तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, या जो पेशेंट है वो ब्रीथलेस हो गया है, बिल्कुल नो सांस, मतलब कि उसकी नो पल्स है, नो रेस्पिरेशन है, बिल्कुल वो बंदा जो है वो अनकॉन्शियस हालत में है। तो वो हमने देखना है। और फिर उसके बाद जो है वो है अल्टरनेशन इन बाउल इलिमिनेशन कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन और जो बाउल इलिमिनेशन होती है, जो निजाम खराज का जो सारा सिस्टम होता है, उस चीज को आज हमने जो है ना वो स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम वो देखते हैं चेस्ट पेन। ठीक है, कि चेस्ट पेन यानी सीने का जो दर्द होता है, ये किस तरह से हमें पता चलता है कि ये दर्द सीने में हो रहा है, ये हार्ट का दर्द है, या फिर ये हमें मिडे का दर्द हो रहा है। अब कुछ लोगों को स्टमक में पेन हो रही होती है, तो वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना वो चेस्ट पेन हो रही होती है। ठीक है, और कुछ लोगों को आपको पता है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने वाला है ना, तो उसको तकरीबन जो है वो अर्ली साइन उसके कुछ होते हैं, जिसमें जो है वो उसके बाजू में पेन होगी, उसके बाद बाजू से वही पेन जो है नीचे बैक में जाएगी, जॉ में पेन होगी, गले में ये पेन होगी। इस तरह से करके जो है ना सिम्टम्स बंदे को जो है ना वो 10-15 दिन पहले फील होती है, लेकिन वो उसको बहुत लाइट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज हमें देखना है कि जो चेस्ट पेन है, इससे हमें किस तरह से डायग्नोस हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो चेस्ट पेन में उसने बताया हुआ है मायोकार्डिक इंफ्रक्शन। मायोकार्डिक इंफ्रक्शन का मतलब है दिल का जो दौरा पड़ता है ना, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज है, दिल का दौरा जिसको कहते हैं, जब ये होने वाला होता है या जब ये हो जाता है, इसके बाद पेशेंट की थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है, तो इस वजह से भी जो है ना वो हमें चेस्ट पेन जो है वो सीने में दर्द जो है वो हमें हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब ये है कि ये वो ऐसी नालियां हैं जो खून को सप्लाई करती हैं, और इन नालियों का अचानक से जो है ना वो बंद हो जाना, शॉर्ट हो जाना, बंद हो जाना इन नालियों का। ठीक है, और इसकी वजह से भी हमें जो है ना वो चेस्ट पेन हो सकता है, और ये जो है ना हार्ट अटैक की तरफ भी ले जाती है। उसके बाद है क्रोनरी आर्टरी डिसीज। क्रोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब ये है कि ऐसी नालियां, यानी वो नालियां जो खून दिल की तरफ लेके जा रही होती हैं, उन नालियों का बंद हो जाना, शॉर्ट हो जाना या तंग हो जाना, तो इसको हम बोलते होते हैं क्रोनरी आर्टरी डिसीज, यानी CAD। ये MCQ भी पूछ लेते होते हैं कि CAD स्टैंड फॉर। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से भी जो है ना वो हमें चेस्ट पेन हो सकती है। चेस्ट ट्रॉमा, यानी चेस्ट पे कोई चोट वगैरह लगी है, सडनली कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, या चलते चलते कोई बच्चा गिर गया, या वैसे लोग गिर जाते होते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ना चेस्ट ट्रॉमा यानी चेस्ट पे चोट वगैरह का लगना, स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह, अगर कोई पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है, बेचैनी है, उसको एंजाइटी में है, तो इस वजह से भी जो है ना वो हमें चेस्ट पेन का मसला बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने मेजर इसमें एविडेंस इसका देखना है कि मेजर एविडेंस क्या है। तो वो कह रहा है कि पर्सन रिपोर्ट और डिमॉन्स्ट्रेट डिस्कम्फर्ट,
यानी पर्सन जो है वो अपनी आके कंप्लीटली रिपोर्ट दे रहा है, या वो कंप्लीटली उसने डॉक्यूमेंटेशन करवा के वो आपके पास आया है, रिपोर्ट्स वगैरह करवा के आया है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ जो है ना वो माइनर साइंस भी आ जाते हैं हमारे पास, कि जिसमें अगर चेस्ट पेन होती है तो क्या है कि बीपी जो है ना वो हाई हो जाता होता है, इंक्रीज हो जाता होता है, बीपी का बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद जो है ना डायकोसिस हो जाता है, यानी उसको स्वेटिंग जो है ना वो नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव स्वेटिंग उसको होने लग जाती होती है, पसीना उसको जो है वो बहुत ज्यादा आने लग जाता है। उसके बाद रेस्टलेस हो जाती है, फेशियल मार्क ऑफ पेन, यानी उसके चेहरे से हमें पता चल रहा होता है कि इस बंदे को जो है ना वो पेन हो रही है। अब कुछ पेशेंट इस तरह से हमारे पास आते हैं कि वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें जो है ना वो स्टमक में पेन है, बाजू में दर्द है, या वैसे किसी जिसम के किसी भी हिस्से में दर्द हो रही है, तो उनके वो जो पेन के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो उनके फेस पर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते होते हैं फेशियल मार्क ऑफ पेन, यानी जो दर्द है उसका नजर आना, कि चेहरे से पता चल रहा होता है कि ये बंदा कितनी तकलीफ में है, ठीक है। क्राइंग कि बहुत बेचारा वो चिल्ला रहा है, रो रहा है पेन की वजह से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो है वो एंजाइटी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी उसकी सांस जो है ना वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा मसला बन रहा है, और एंजाइटी यानी बेचैनी या परेशानी वगैरह की वजह से भी जो है ना ये मसला बन सकता है, ठीक हो गया। तो ये एक कॉमन सी चीज है, आम रूटीन में भी यूज होने वाली, कि घर में भी किसी को कोई मसला बन सकता है, तो वो बंदा कह रहा है कि मुझे जो है ना वो यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, या एक चीज का आपने ना बड़ा ख्याल रखना है कि दर्द सीने में है या स्टमक में है। लोगों के स्टमक में पेन होती है तो वो सीने में दर्द कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर सीने में दर्द यानी चेस्ट में पेन होती है तो वो स्टमक का कह रहे होते हैं। तो ये हमने इस चीज को डायग्नोज करना होता है, हमने इस चीज की लोकेशन देखनी होती है, प्रॉपर हमने देखना होता है कि ये जो सिम्टम्स बंदा बता रहा है ये किस चीज की है, यानी चेस्ट पेन की है या फिर स्टमक पेन की है, ठीक हो गया। तो ये छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट सिनेरियो जो हमें दिया हुआ है वो है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, यानी जो सांस लेने का जो अमल है उसमें ऊंच नीच, यानी अगर उसकी सांस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर उसको नहीं मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकाल पा रहा, उसको बहुत मसला हो रहा है, तो यानी इनइफेक्टिव इररेगुलर जो पीरियड है ना उस पैटर्न जो है ना उसको हमें देखना है, ठीक है। तो किस तरह से हमें जो है वो पता चल सकता है कि इस पेशेंट को सांस का मसला हो रहा है, किस किस वजूहात की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ना वो एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि पेशेंट जो है उसको किसी चीज से एलर्जी थी, खाने पीने की चीजों में भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, उसके बाद जो है ना मेडिसिन से बहुत सारे पेशेंट को एलर्जी होती है। तो इसकी वजह से भी जो है ना वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी सांस लेने का जो अमल है वो अप डाउन हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद एनेस्थीसिया, ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें बड़ा होता है कि लाइक एक पेशेंट है सिजेरियन के लिए, हम उसके पेशेंट को लेके जा रहे हैं। एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि जब सर्जरी वगैरह की जाती है तो किसी भी पेशेंट के जिस्म को जो है वो हमने थोड़ी देर के लिए सुन करना होता है, या मखसूस किसी भी एक मखसूस हिस्से के लिए जो है हम वो इंजेक्शन वगैरह जो ड्रग वगैरह हम यूज करते हैं उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। और इस वजह से भी जो है ना वो सांस लेने का अमल जो है ना वो अप डाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो COPD, यानी इसका मतलब ये है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि ये हार्ट से सॉरी लंग्स से रिलेटेड डिसीज है, जिसमें लंग्स का परमानेंट जो है ना वो खराब हो जाना, या लंग्स के फेफड़ों की कोई बीमारी लग जाना, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है ना वो सांस लेने का जो अमल बड़ा मुतासिर होता है, कि अगर एक बंदे के फेफड़े ही नहीं काम कर रहे हैं, लंग्स ही नहीं काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से सांस लेगा, ठीक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिक्रीज लंग्स कंप्लेंट्स, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली आपने वैसे अगर नेट पे भी आप सर्च करके देखें, या तो या वैसे अगर कोई सर्जरी वगैरह जब हम देखते हैं तो जो लंग्स होते हैं ना ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का लंग्स जो है यानी जो फेफड़े हैं वो सख्त हो जाते हैं, ठीक है, यानी सख्त हो जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ना वो सांस लेने का अमल जो है ना वो मुतासिर हो सकता है,
ठीक है। उसके बाद तेज है थकावट की वजह से भी, मेडिकेशन की वजह से भी, जिसमें जो है वो नॉर्कोटिक्स वगैरह, सेडेटिव्स मेडिसिन वगैरह आ जाती हैं, और सर्जरी या कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है, पेन किसी भी चीज की बीमारी की वजह से जो है वो उसको बॉडी में दर्द हो रही है, टांग में दर्द हो रही है, कान में दर्द हो रही है, किसी भी वजह से जो है ना लाइक चेस्ट पेन ही उसको हो रही है, तो इस वजह से भी जो है ना वो सांस लेने का जो अमल है जो है वो मुतासिर हो सकता होता है। ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम देखिए जरा कि चेंजेस इन रेस्पिरेटरी रेट और पैटर्न फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि नॉर्मल जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो सांस लेने का जो अमल होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है। अगर एक पेशेंट जो है वो हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेज में है, एक पेशेंट जो है वो उसको सही से सांस नहीं आ रही, तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट का जो पैटर्न होगा ना वो चेंज होगा। ठीक है। या तो उसको सांस जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज तेज आ रही है, या बहुत जो है ना वो स्लोली ले रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना वो माइनर साइन देखें कि ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट जो है अगर उसको लंग्स का कोई मसला है, सांस लेने का कोई मसला है, तो जब वो लेटता है ना तो ये मसला जो है ना मजीद उसको होने लग जाता है, यानी उसकी सांस रुकने लग जाती है, या उसको सांस लेने में मसला होने लग जाता है, सांस लेने में उसको दुश्वारी हो सकती है, तो इसको बोलते होते हैं ऑर्थोपीनिया। उसके बाद टेकिपीनिया यानी सांस लेने का जो अमल है वो तेज या स्लो होना। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हाइपरपीनिया यानी अब नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी ये तीनों जो है ना ये सांस लेने के अमल से रिलेटेड है, कि सांस का जो है वो तेज हो जाना या कम हो जाना, ये बिल्कुल एक पेशेंट जो है ना वो ब्रीथलेस हो जाए। ठीक हो गया। तो ये एक हमारा चेस्ट पेन वाला हो गया। दूसरा सिनेरियो जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न वाला हो गया। थर्ड जो है ना ये है हमारे पास अल्टरनेशन इन बाउल इलिमिनेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो निज़ामी इखराज का जो सिस्टम है उससे रिलेटेड हमने देखना है कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज बोलते हैं वो किस किस वजह से हो सकती है। तो सबसे पहले है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है खुराक की कमी, यानी एक बंदा जिसने सुबह खाना खाया उसके बाद वो रात को खा रहा है, यानी उसको दोपहर में भी कुछ खाने को नहीं मिला, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेट में जो है ना वो गैस हो जाती होती है। ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और जब उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी यानी उसको जब कब्ज हो जाएगी तो फिर जो है वो उसका स्टूल पास करने का जो रूटीन है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना स्ट्रेस। अब देखिए एक पेशेंट जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी जो है ना ये मसले कॉन्स्टिपेशन और एलिमिनेशन का जो मसला है ना ये बड़ा मुतासिर होता है इस चीज से। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना इनएडिक्वेट डाइट, यानी डाइट हेल्दी नहीं है, मतवाजन खुराक नहीं है, जो है वो कभी बड़ी स्पाइसी वाली चीजें खा ली, फास्ट फूड खा लिया, और कभी जो है वो नॉर्मल खा लिया, तो इस तरह से करके जो है ना वो डाइट का बड़ा ये मसला होता है। ठीक हो गया। इरेगुलर रिक्रेशन पैटर्न, यानी जो उसके निज़ामी अखराज यानी स्टूल पास करने का जो पैटर्न है ना, यानी नॉर्मल एक पेशेंट को जो है वो नॉर्मल जो कोई भी बंदा है तो उसको दिन में 2 बार जो है ना वो स्टूल जरूर पास करना चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि 3 टाइम का एक बंदा खाना खा रहा है तो 2 टाइम जो है ना वो उसको जो है ना वो एलिमिनेशन का जो है वो पैटर्न तो होना चाहिए। ड्रग की वजह से भी अगर कोई वो मेडिसिन वगैरह ले रहा है या वैसे वो कोई नशा वगैरह करता है तो उस वजह से भी जो है ना उसको ये कॉन्स्टिपेशन और ये बड़े मसले हो जाते होते हैं। पेन की वजह से भी, प्रेगनेंसी की वजह से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती होती है तो उसमें भी ये बड़ा मसला आता होता है कि फीमेल को कॉन्स्टिपेशन का बड़ा मसला होता है, खाना जो है ना वो उनका सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। सर्जरी की वजह से आपने नोट किया होगा कि किसी पेशेंट की जब सर्जरी वगैरह हो जाती होती है ना तो एक तो ये होता है कि उसके चलने फिरने की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती होती है, कि खाना खा के उस बेचारे ने बस थोड़ा सा ना वो लेट जाना होता है। ठीक है। तो इस वजह से भी जो है ना सर्जरी अगर एक पेशेंट की हुई है ना तो नॉर्मल उसको कॉन्स्टिपेशन का जो मसला बन जाता होता है। ठीक हो गया। उसके बाद डिहाइड्रेशन यानी पानी की अगर कमी वगैरह है, फिर पानी जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा या सही नहीं मिल रहा, तो अब नॉर्मल जो है वो दिन में 8 से 10 गिलास जो है ना वो पानी पीने चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर एक पेशेंट जो है वो दिन में जो है सिर्फ वो 3-4 गिलास पानी पी रहा है तो इस वजह से भी जो है ना उसको डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन जो है ना वो इसको कॉन्स्टिपेशन को लीड करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद हार्ड फॉर्म स्टूल, यानी कि ये सारी जो मसले हो रहे हैं कि खुराक भी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस की वजह से कोई ड्रग वगैरह ले रहा है, सर्जरी हुई, प्रेगनेंसी या कोई और मसला है,
तो इन सब की वजह से जो है ना वो उसका जो स्टूल का जो फॉर्म होगी ना वो हार्ड किस्म की होगी, यानी एक तो उसको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल जो है ना वो सही से पास नहीं होगा, ठीक है, उसके जो अखराज करने का जो सिस्टम है ना वो सही से नहीं होगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा, चैप्टर नंबर 4 का छोटा सा लेक्चर था। ये बहुत माइनर सी चीजें हैं कि किसी को भी घर में ये मसला बन सकता है, चेस्ट पेन का भी, सांस लेने का मसला भी बन सकता है। कॉन्स्टिपेशन तो आम है क्योंकि खुराक ही नहीं ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है ना ये आम रहता होता है, ठीक हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकते हैं, होपफुली आपको जो है वो ये समझ नहीं आया होगा, ठीक हो गया। तो इसके जो है ना नोट्स वगैरह आप जो है ना वो बना के रखा करें। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।